मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओ, मेरे मित्रों, आज की सुबह का आपको राम राम। आपकी सुबह का सुप्रभात का आपको अभिनंदन, प्रणाम। आज जो हम वार्ता करेंगे वो उस महाजन क्रांति की जरूरी आवश्यकताओं के बारे में कि महाजन क्रांति क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता है और 21वीं शताब्दी में ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि महाजन क्रांति होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे सखाओ, आज जो स्थिति है, जो भारतवर्ष जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज हम देख रहे हैं कि हर माता पिता अपने सारे सुख त्याग कर और पूरी तरह से अपने बच्चों पे केंद्रित है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रित है और अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार है और वो कर रहा है। और एक वर्ग ऐसा है जिसको अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना और जनसंख्या बढ़ाना है। वो कोई द्वेष की बात नहीं है, ये उनकी परिस्थिति है। जैसा कभी गरीबी में, उस भयंकर दरिद्रता में गरीब करता था, एक गरीब किसान करता था कि जितने हाथ होंगे उतने ही जरूरी है, उतने ही हाथ रक्षा भी करेंगे और उतने ही हाथ खेत पर काम भी करेंगे। ये गरीबी के रूप है, किसी द्वेष और कलह की बात नहीं है। ये जो भयानक गरीबी हमारे चारों तरफ जो हमें दिख रही है और जो आगे आने वाला समय है, वो इस गरीबी को और बढ़ाएगा। इस भूख को और गरीबी को और इस दरिद्रता को और मानवता के इस भयानक दुख को और बढ़ाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भयानक दुख में घिर जाएंगे, इस गरीबी में, इस भूख में इतना घिर जाएंगे कि वो विवेक शून्य हो जाएंगे, उनका विवेक खत्म हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? ये एक वैज्ञानिक सत्य है और वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्रकृति ने हमें ये 5 आवश्यकताएं दी है जिनको हम बायोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, जो जीव की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो मानव को पशु से मानव बनाने के लिए इनसे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। और हम चाहे कितने ही शास्त्र लिख लें, कितने ही ज्ञान की बातें कर लें, तब तक कुछ नहीं होगा जब तक मानव को ये 5 आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। मानव मस्तिष्क ऐसा योद्धा है इस ब्रह्मांड का, वो गरीब में भी होता है, वो अमीर में भी होता है। और ये मानव मस्तिष्क ऐसा ब्रह्मांड का योद्धा है कि वो अंतिम समय तक लड़ता है और यहां तक लड़ता है कि वो अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार होता है। वो क्यों लड़ रहा है? ये स्ट्रगल क्यों है? ये संघर्ष किस बात का है? ये मानव मस्तिष्क संघर्ष कर रहा है इस प्रकृति में
इस वातावरण में कि उसको ये पांचों चीजों से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि मानव मस्तिष्क के पास, इस मानव योनि के पास, इस मानव चोले के पास 5 आवश्यकताएं प्रकृति ने दी हैं जो विकास के सिद्धांत के साथ हमें मिली है। और वो इसलिए मिली है कि हम अपने विवेक को जगा सकें, हम अपने पुरुषार्थ को जगा सकें, हम अपने हाथों को काम में लें, उपयोग में लें और हम उपयोगी बने। और उपयोगी बनने के साथ साथ हम मधु विद्या का सहारा लेकर हम सहयोगी बने एक दूसरे के, और अपने राम को दूसरों के राम के साथ मिलाकर एक बड़े राम की स्थापना करें। ऐसे राम राज्य की स्थापना करें, ऐसे गांव के राम को हम खोजें। एकता के जरिए, सहयोग के जरिए, प्रेम और दया और करुणा के जरिए। मेरे प्यारे सखाओ, जब तक इंसान की ये 5 आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, मानव मस्तिष्क विश्राम की स्थिति में नहीं आ सकता। और जब तक मानव मस्तिष्क विश्राम की स्थिति में नहीं आएगा, तब तक वो रिएक्टिव माइंड के मोड में रहेगा। रिएक्टिव माइंड वो दिमाग है हमारा, पशु दिमाग है हमारा, पशु मानसिकता है कि जिसमें हम इम्पल्स पे आधारित व्यवहार करते हैं। इंस्टिंक्ट तो हमसे दूर रह गया। इंस्टिंक्ट तो उन पशुओं का है जो बहुत पहले हुए हैं, जो हमसे श्रेणी में बहुत दूर है। लेकिन हमारे पास कौन सी श्रेणी है जिससे हम निकल के आए हैं और पशु से हम मानव बने हैं? वो श्रेणी है इम्पल्स पे आधारित। हम रिएक्टिव माइंड में स्थापित हो गए हैं, पशु योनि में स्थापित हो गई है आज मानवता, और मानवता एक भीड़ में बदल गई है। और ऐसी भयानक भीड़ में बदल गई है कि जिसके पास कोई विवेक नहीं है, वो केवल इम्पल्स पे आधारित व्यवहार करती है। और हमारी सभ्यता का, हमारे जो हम सभ्य व्यवहार करने की आवश्यकता है हमारे को पृथ्वी पर, उससे हम उसी क्षण शून्य हो जाते हैं जैसे ही कोई घटना ऐसी घटती है, और हम भीड़ में तब्दील हो जाते हैं। हमारी सभ्यता का मुखौटा, हमारी सभ्यता का जो आधार है बहुत ही पतला हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है कि जैसे ही कोई ऐसी घटना आती है हम भीड़ में तब्दील हो जाते हैं। और हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे जंगली जानवर व्यवहार करते हैं। और हम ये भी नहीं पूछते कि इस भाई की क्या गलती है। हम भी उसको जाके पीटने लग जाते हैं, उसको मारने लग जाते हैं, उसके कपड़े नोचने लग जाते हैं, क्योंकि सब दूसरे भी कर रहे थे। कोई ये नहीं पूछता किसकी गाड़ी किससे टकराई और किसने क्या गलती करी। हम उसी क्षण पशु योनि में चले जाते हैं, रिएक्टिव माइंड में चले जाते हैं, इंपल्सिव बिहेवियर में चले जाते हैं, और हम एक भीड़ में तब्दील होते चले जा रहे हैं। ये तो देखने में आ रहा है कि गरीब अपनी भूख और अपनी दरिद्रता के कारण इंपल्सिव बिहेवियर में स्थापित है। पहले से वो तो था ही रिएक्टिव माइंड में। हमारे मन मस्तिष्क की विकास की परतें हैं, ये हमें समझना चाहिए। और इन परतों में जो सर्पेंटीन माइंड है, जो नाग मस्तिष्क है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो बदले की भावना पे एक्टिवेट रहता है, वो बदले की भावना में स्थापित है, वो क्रोध में स्थापित है, और वो पूरे शरीर पे अपना आधिपत्य जमा लेता है उस क्रोध की अवस्था में, और आप विवेक शून्य हो जाते हैं। जैसे ही आपको क्रोध की अवस्था होती है, आपका विवेक खत्म हो जाता है, आप मानव से पशु योनि में प्रवेश कर जाते हैं।
ये कौन सी क्रिया है, हमें ये समझना पड़ेगा। ये क्रिया है उस नाग मस्तिष्क की, सरपेंटीन माइंड की, जिसके इंगित किया गया है, जिसको दिखाया गया है सर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में, फाइट और फ्लाइट, कि या तो वो लड़ेगा या भाग जाएगा। तो नाग मस्तिष्क लड़ाई पे उतारू है, इंपल्सिव बिहेवियर में है, और वो बदला लेने की भावना में स्थापित है। और हमारे चारों तरफ आज गरीबी तो थी ही, भूख तो थी ही, दरिद्रता तो थी ही, और पांचों आवश्यकताओं के इस चुंगल में फंसी हुई मानवता, इसके साथ साथ आज एक और बहुत बड़ी घटना घट रही है हमारे चारों तरफ, और हमें विवेक शून्य किया जा रहा है। हमारे विकास का ये पहिया, हमारे इस कलयुग का पहिया उस दिशा की तरफ जा रहा है। मेरे प्यारे सखाओ, हमें इसको गहराई से समझना चाहिए। आगे आने वाले समय में, भविष्य में, हमारे पास इतने बेरोजगार नवयुवक हो जाएंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.25 करोड़ से ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे नवयुवक और नवयुवतियाँ रोजगार की लाइन में खड़े हो जाते हैं हर साल, हर वर्ष। मेरे प्यारे सखाओ, आप इस स्थिति को देखें और समझें कि कैसे ये बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर वर्ष बढ़ती जा रही है। और क्या आप क्या सोचते हैं कि नौकरियां कोई पैदा कर देगा? वो भूल भुलैया है, वो मर्ग मरीचिकाएं हैं जिनको दिखाकर नेता लोग आपके वोट बटोर ले जाते हैं। और ऐसा आने वाले 10-15 साल तक भारत में चलता रहेगा कि आपको नौकरियों के सब्ज बाग दिखाकर नेता आपके वोट बटोरते रहेंगे, लेकिन नौकरी एक भी पैदा नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। ये भविष्य है। क्यों नहीं हो सकती? हमें इस पे विचार करना चाहिए कि विकास का पहिया, द एरो ऑफ द टाइम, जो समय का एरो है, वो किधर जा रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये तो हमें सबको ही पता है कि 300 साल पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसने मानवता के सारे जीवन चक्र को तहस नहस कर दिया और पूरी मानवता को गुलाम बना लिया। और सभी लोग फैक्ट्रियों में, कारखानों में और सब जगह नौकर बनकर काम करने लग गए। उनका स्वावलंबन का आधार, उनका विवेक, सब कुछ खत्म हो गया। वो एक गुलाम की तरह सुबह से लेकर शाम तक नौकर बनकर उन चंद मालिकों के लिए काम करने लग गई पूरी मानवता। चलिए, वहां तक सब ठीक था, क्योंकि जो काम कर रहा था, जो गुलामी कर रहा था, जो अर्निंग मेंबर था, जो परिवार का मुखिया था, उसने सोचा कि मेरी गुलामी से अगर मेरा परिवार सुखी होता है और मेरे बच्चों को अगर शिक्षा मिलती है, कपड़े मिलते हैं, मेरी पांचों आवश्यकताएं की पूर्ति होती है, तो क्यों नहीं मैं गुलाम बन जाऊं। और अगर मेरे एक के गुलाम बनने से मेरे बच्चों का और मेरे परिवार का भला होता है तो मेरे को सहर्ष स्वीकार है। और पूरी मानवता नौकर हो गई। आप इसको पहचानने की कोशिश करिए, कैसे प्रक्रिया हुई है। उससे पहले नौकर नहीं होते थे, केवल गुलाम जरूर होते थे। ये कहानियां हमने पढ़ी है कि गुलाम होते थे, और पढ़ी ही नहीं,
ये हमारा इतिहास भी है। अगर हम दिल्ली के इतिहास को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि जो कुतुब मीनार आज खड़ी है वो अवशेष है उस गुलामी की रीति रिवाज के। कुतुबुद्दीन ऐबक एक मिडिल ईस्ट के, एक अरेबिया के सुल्तान का गुलाम था। बरसों तक बाहर से ये लुटेरे आते रहे, भारत को लूटते रहे, भारत की सारी संपत्ति को लूट ली और यहाँ रहना नहीं चाहते थे, वापस अपने देश चले जाते थे। फिर उन्होंने एक प्रयोग किया कि क्यों नहीं हम हमारे गुलाम को यहाँ छोड़ जाएं, जो बाद में बार बार हम इतनी दूर से रेगिस्तान को क्रॉस करके आते हैं और हमें कितनी तकलीफ़ होती है ये हम जानते हैं। इस रेगिस्तान को क्रॉस करने में, इसको पार करने में हमें लूटना तो है, हम लूट के तो ले जाएंगे भारत को, कि भारत वो सोने की चिड़िया थी जिसको सबने लूटा, तो हम लूटने तो आएंगे, लेकिन ये परेशानी में क्यों पड़े रोजाना ही? क्यों नहीं हम अपना गुलाम यहाँ छोड़ दें जो लूटता रहे रोजाना और फिर हमें माल भेजता रहे। तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम को यहाँ दिल्ली के सल्तनत पे अपना प्रतिनिधि बनाकर, गुलाम बनाकर छोड़ गए। ये प्रयोग उनका उतना ज़्यादा सफल नहीं रहा क्योंकि वो ही फिर गुलाम वंश के सुल्तान बन गए। उन्होंने मालिक को माल भेजना बंद कर दिया, तो मालिकों ने देखा कि अब तो लूट का कोई माल नहीं आ रहा है, अब तो हमें ही जाना पड़ेगा। और जब वापस आके उन्होंने अपने गुलाम की समृद्धि को देखा तो वो दंग रह गए और उन्होंने फिर सोचा क्यों बार बार रेगिस्तान को क्रॉस किया जाए और क्यों नहीं हम यहीं रह जाएं और यहीं ऐश्वर्य हो गए। ये कहानियां हैं इतिहास की, उस गुलामी की प्रथा की, जब गुलामी होती थी धरती पर, जब मानव गुलाम होता था लेकिन नौकर नहीं होता था। औद्योगिक क्रांति ने मानव को नौकर के रूप में बदल दिया और ये डिग्निफाइड गुलाम हो गया, ये ग्लोरीफाइड गुलाम हो गया, स्लेव हो गया। जो इज्जतदार है उसके पास कपड़े लत्ते सब कुछ है, बड़ी अच्छी भाषा में बात करता है, वो सभ्य है, टाई लगाता है और सातों परत पहनता है। उस गुलामी की ऐसा डिग्निफाइड स्लेव इस औद्योगिक क्रांति ने पैदा कर दिया, जिसको हम एम्प्लॉय कहते हैं, जिसको हम नौकर कहते हैं। और ये नौकरी अब ज़्यादा दिनों टिकने वाली नहीं है मेरे सखाओ, मेरे भाई बहनों। समय का एरो उस तरफ जा रहा है, ये काल चक्र विकास का उस दिशा में मुड़ रहा है जहां अंधेरा ही अंधेरा है। कोई नौकरियां नहीं होंगी क्योंकि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास और वो मशीनों और औजारों का विकास आज उस स्थिति में पहुंच गया है। मैं आपको आगाह करना चाहूँगा, सावधान करना चाहूँगा कि आगे आने वाले ज़माने में, आगे आने वाले समय में, और वो आप अभी भी देख सकते हैं, ये धीरे धीरे होता जा रहा है, एक ऐसा स्वचालित ऑटोमेशन शुरू हो जाएगा औद्योगिक इकाइयों में, मैन्युफैक्चरिंग में, कि सब कुछ मशीनें करेगी, आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। नौकर किसको चाहिए? कौन सा नेता नौकर बना देगा? कौन सा नेता ऐसा सक्षम है कि जो इन औद्योगिक घरानों से कह देगा कि हमारे लिए नौकरियां पैदा करो, हमारे युवकों के लिए, नहीं तो तुम्हारे कारखाने बंद कर देंगे? किस नेता में ये हिम्मत है? सत्य को पहचानो मेरे सखाओ, ये सत्य हमारे सामने खड़ा होने वाला है। जो नेता
उन औद्योगिक घरानों से चंदा लेकर, जो मीडिया में खेल रचकर, जो मीडिया फैंटम बना हुआ है। हमारे देश में एक पहले भी प्रयोग हुआ है मीडिया फैंटम का। एक हमारे प्रधानमंत्री बनाए गए थे मंडल आयोग के बाद में, वो मीडिया फैंटम थे। फैंटम का मतलब होता है भूत। मीडिया का बनाया हुआ ऐसा ग्लोरीफाइड भूत जो नेता बनकर भारत के ऊपर कब्जा कर ले। मंडल आयोग के बाद में एक ऐसा भूत हमने बनाया था मीडिया ने, और मीडिया ने प्रयोग किया था। जब मीडिया को ये खून लग गया कि ये तो किया जा सकता है, तो फिर और क्यों ना करें। तो औद्योगिक घरानों ने मीडिया पे कब्जा कर लिया, तो चंदा उनका, कारखाने उनके और मीडिया उनका। किस नेता में इतनी हिम्मत है? कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने आकाओं को, वो तो पहले खुद ही गुलाम बने हुए चंदा ले लेके, वो तो उनके टुकड़ों पे पलने वाले, बड़े बड़े संघ चलाने वाले, बड़े बड़े एनजीओ चलाने वाले, बड़े बड़े ट्रस्ट और समाज सेवा चलाने वाले, बड़े बड़े मंदिर और बड़ी बड़ी मस्जिदें चलाने वाले गुलाम, वो क्या अपने आकाओं को कहेंगे कि आप रोजगार पैदा करो और सारे कारखाने स्वचालित हो जाएंगे मेरे सखाओ, और कहीं रोजगार नहीं होगा। आप ढूंढते रहना मोमबत्ती लेके और दिया लेके, कहीं रोजगार नहीं होगा। ये परिस्थिति आ रही है सामने, और इस तरह का तंत्र बना दिया गया है। ऐसा विवेक शून्य किया जा रहा है मानवता को। ऐसी ऐसी खबरें मीडिया में छापी जा रही हैं। मीडिया को ये खून तो लग गया, क्या हम भूत बना सकते हैं? ऐसा हम भूत नेता बना सकते हैं, ऐसा गुलाम नेता हम बना सकते हैं, और ऐसा हम प्रजातंत्र पे कब्जा कर सकते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट और ऐसे प्रयोग हो चुके हैं और हो रहे हैं और रोजाना हो रहे हैं। और ऐसी खबरें छापकर घटना चक्र को जन्म दिया जाता है। आपकी गाड़ी सड़क पे भिड़ गई किसी दूसरे भाई से, आप विवेक शून्य होकर जानवर के रूप में एक दूसरे को मारने पे उतारू हो गए, ये सोचे समझे बगैर कि उसके पीछे बच्चे भूखे हैं, उसकी औरत इंतजार कर रही होगी, उसका बूढ़े माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे, और आपने उसको मार दिया क्योंकि आप पशु योनि में स्थापित हैं। आप उस सर्पेंटीन माइंड में स्थापित हैं। आप इतने भयभीत हैं उन पांचों जीवन की आवश्यकताओं में कि एक क्षण में आप घबरा जाते हैं और विवेक शून्य हो जाते हैं। और क्रोध की अवस्था में आपके पास कोई विवेक नहीं होता, आप जानवर के रूप में व्यवहार करते हैं। इसको इंपल्सिव माइंड कहते हैं। ये भीड़ इतनी बढ़ेगी, बेरोजगारों की भीड़, उन गरीबों की भीड़, उन दरिद्रों की भीड़, ऐसा भीड़ का तंत्र, ये प्रजातंत्र जो है ये भीड़ तंत्र में बदल जाएगा। ऐसा समय आ रहा है मेरे सखाओ। और फिर जो आप इतरा रहे हो, अपने ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हो, एसयूवी, और आपके महल सोने के कितने दिन के लिए हैं? वो जब भीड़ आएगी तो उस रेले में आपका कुछ नहीं बचेगा। अभी भी समय है, आप जाग जाएं। आज भारत के अंदर सबसे आवश्यक चीज है कि कैसे हम रोजगार पैदा करें, कैसे ये जो हमारे पढ़े लिखे सभ्य दिमाग हैं जिनके ऊपर हमने इतना पैसा खर्च किया है, भारत के हमारे राष्ट्र के इतने रिसोर्सेज लगे हैं, हमारी इतनी कॉलेजेज और इतनी इंस्टीट्यूशंस हैं शिक्षा के, और जो हमने ये 1.25 लाख लोग तैयार किए हैं,
नौजवान तैयार किए हैं, ये नवयुवक तैयार किए हैं। अगर इनके पास रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा? अभी तो ये इस आशा में है कि हमें रोजगार मिलेगा, हमें अच्छा पैकेज मिलेगा और हम दुनिया में छा जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे सखाओ, अब दुनिया भर में ऐसे नेताओं का जन्म हो रहा है कि जो आप अमेरिका में आज देख रहे हैं वो सबको बाहर निकाल देंगे। वो पैकेज, वो बड़ी बड़ी बातें, वो बड़े बड़े सपने सब धरे के धरे रह जाएंगे। और हमारे देश में एक ऐसी बाढ़ आएगी बेरोजगारी की, ये तो आ चुकी होती अगर Y2K प्रॉब्लम नहीं आती। ये भीड़ तो अभी तक इतनी बड़ी हो जाती अगर ये Y2K प्रॉब्लम को पैदा नहीं करता परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का आदेश है कि 21वीं सदी का नेतृत्व भारत करेगा। ये आदेश है, क्योंकि कोई मानवता का, कोई सभ्यता और कोई देश और कोई राष्ट्र के पास वो चीज़ नहीं है, वो सभ्यता नहीं है, वो कोड ऑफ कंडक्ट और वो धर्म नहीं है, सत्य का वो आधार नहीं है जो भारत के पास है। केवल मात्र भारत ही हिंसा से मानवता को अहिंसा की तरफ ले जा सकता है। इसकी शक्ति और सामर्थ्य और इसका ज्ञान केवल भारत विद्या के पास में है, केवल हमारी संस्कृति के पास में है। मेरे प्यारे सखाओ, इससे पहले कि सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएं, आप सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे तो पूरी धरती पे फैल जाएंगे और हर देश उनका वेलकम करेगा माला लेके। वो समय जा रहा है, सारे दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और ये बेरोजगारों की भीड़ इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसको मीडिया, अब सड़क पे एक्सीडेंट नहीं होंगे, घटना चक्र वैसे नहीं बनेंगे, अब घटना चक्र बनाए जाएंगे। ऐसे ऐसे घटना चक्रों को जन्म दिया जाएगा, ऐसी झूठी खबरों से, ऐसी अफवाहों से, चाहे वो व्हाट्सएप पे फैलें, सोशल मीडिया पे फैलें, चाहे वो फेसबुक पे फैलें, चाहे वो इंटरनेट पे फैलें और चाहे वो कानों कान फैलें। क्योंकि कानाफूसी भी चलती है, पहले हम कानाफूसी करके ही करते थे और हमारे व्यापारी भी ये सब करते आए हैं। ये कोई नई बातें नहीं है, ऐसे कई धर्मों ने किया है कि जो भीड़ को गुलाम बना के अपने सोने की लंका बना के मजे कर रहे हैं, सुल्तान बने हुए हैं, बादशाह बने हुए हैं और आज भी इस भीड़ को उस पशु योनि में स्थापित कर रखा है और ऐसा भीड़ का तंत्र बना रखा है, ऐसी खबरें दी जाती हैं, ऐसे उनके बीजारोपण किया जाता है उस मस्तिष्क पे कि एक समय वो ऊपर वाले की इबादत करते हैं और दूसरे ही समय, दूसरे क्षण वो पशु में बदल जाते हैं, वो भीड़ में बदल जाते हैं। ऐसी हिंसक भीड़ में जो ये भूलकर कि हम मानव हैं और दूसरों की जान ले लेते हैं, ऐसी हिंसक भीड़ में बदल जाते हैं। इतना कामगार, इतना होशियार तरीका है, कारगर तरीका है ये बीजारोपण करने का, क्योंकि मानव मस्तिष्क बहुत ही गलीबल होता है। जब मानव मस्तिष्क पशु योनि में होता है, रिएक्टिव माइंड में होता है, विश्राम की स्थिति में नहीं होता, रेस्टलेस होता है, तो उसको किसी भी खबर से आंदोलित किया जा सकता है और उसको भीड़ में बदला जा सकता है। इस गूढ़ रहस्य का आज से नहीं, पता तो पहले से है, हजारों साल पहले से लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे, लोगों ने धर्म बना दिए, लोगों ने ऐसे ऐसे तंत्र बना दिए और ऐसे ऐसे राजतंत्र बना दिए इस पृथ्वी पर। होशियार लोगों के काम बड़े अनोखे हैं। लेकिन अब एक एक्सपेरिमेंट और चल रहा है, बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है कि जैसे ही ये औद्योगिक क्रांति उस मोड़ पे पहुंचेगी कि सब कुछ स्वचालित हो जाएगा, सारी मशीनें बनाएंगी, आदमी की जरूरत ही नहीं है।
तो नौकरियां कहाँ होंगी? जरा सोच के देखिए आपके बच्चों के लिए। जब नौकरियां नहीं होंगी और एक ऐसी भीड़ खड़ी हो जाएगी जिसको मीडिया कुछ भी झूठी खबर में, सोशल मीडिया में कोई भी अफवाह फैला दो कि यहाँ तो गाय का मांस है और भैंस का मांस है, यहाँ तो इसका है यहाँ उसका है, तो ये भीड़ जान ले लेगी, लूट लेगी और कारखाने कल कारखाने भी तहस नहस कर देगी। ऐसा जमाना आने वाला है। ये भीड़ इतनी हिंसक हो जाएगी पशु योनि में कि इसको कभी भी आंदोलित किया जा सकता है। ऐसी खबरों के जरिए दोष किसी का नहीं है, क्योंकि वो भीड़ तो रिएक्टिव माइंड में पहले ही स्थापित है, क्योंकि उसकी पांचों आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। मैं उनको भी सावधान करना चाहूँगा, उन महापंडितों को जो आज सब ज्ञान के मालिक बने हुए हैं, जो समझते हैं कि हमारे कारखाने तो बच जाएंगे, हमारा ये सब तंत्र बच जाएगा इस भीड़ से। ये तो अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपने ये भीड़ बनाई थी, ये अमेरिका के एक्सपेरिमेंट हैं, ऐसे ओसामा बिन लादेन कभी उन्हीं के दुश्मन बन जाएंगे। ये उनको ही जब खाने लग जाएंगे, उनके कल कारखाने भी निकल जाएगी ये भीड़। मैं सावधान करना चाहता हूँ उन ज्ञानियों को जो आज भारत में बड़े बड़े प्रयोग कर रहे हैं, अफवाहों के प्रयोग कर रहे हैं, झूठी खबरों के प्रयोग कर रहे हैं। मेरे प्यारे सखाओ, आगे आने वाला समय इतना भयानक है कि आप ये 1.25 करोड़ रोजगार कहाँ से लाएंगे? कौन सा औद्योगिक इकाई हमें दे देगा और कौन से कल कारखाने दे देंगे हमारे को, अगर ग्रामीण भारत खड़ा नहीं हुआ? मैं आपको सत्य के दर्शन कराना चाहता हूँ। मैं आपकी चिंतन को उस दिशा देना चाहता हूँ कि अगर भारत, आप इंडिया को भूल जाओ, इंडिया एक ऐसा नाम दिया गया है, ऐसी मानसिकता का नाम है जो केवल गुलामी की मानसिकता है। वहाँ कोई ज्ञान नहीं है, वहाँ तो ग्लोरीफाइड गुलाम लोग रहते हैं। ऐसे शिक्षित लोग जिनकी मानसिकता हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो गई है उस मेकाले संस्कृति में। हमें उस भारत को जगाना है, उस ग्रामीण भारत को जगाना है, और केवल मात्र कोई आशा की किरण अगर दिखती है तो इस ग्रामीण भारत से नजर आती है। मैं क्यों बात करता हूं महाजन क्रांति की? आप मेरे एक एक शब्द को सोच के देखिएगा। मैं इसलिए बात करता हूं कि आज जो हो रहा है छुआछूत का वातावरण, जो मैं दिल्ली में रोजाना देखता हूं कि जो जमीनें कभी 360 गांव की जमीनें थी जिन पे आज कॉलोनियां बसा दी, और आज उन्हीं कॉलोनियों में जो रहने वाले लोग हैं वो छुआछूत का व्यवहार करते हैं उन ग्रामीण भाइयों से, और उन झुग्गी झोपड़ी का नाम देने वाले उन महापंडितों से जो नीतिकार थे, नीति निर्धारक थे दिल्ली के, और जो दिल्ली में विध्वंस हुआ। मैं सलाम करना चाहता हूं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं उन ग्रामीण भाइयों से, दिल्ली के ग्रामीण भाइयों से जिन्होंने हथियार नहीं उठाए, जिन्होंने कोई बुराई नहीं करी, और आज भी वो सिर झुकाकर इस भारतवर्ष की सेवा कर रहे हैं। ये सिर झुकाना भी भारतवर्ष की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है। मैं बार बार आपको ये समझाना चाहता हूं। क्रोध तो वो भी कर सकते थे, वो सक्षम भी थे, उनमें हिम्मत भी है, वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। आपने उनका सीवर तक नहीं जुड़ने दिया, एक नाली तक नहीं जुड़ने दी। ऐसा छुआछूत का व्यवहार हुआ है दिल्ली के अंदर 360 गांवों के साथ में, और उन ग्रामीण समाज के साथ में, उस गांव देहात के साथ में जो कभी स्वावलंबन में स्थापित थे, स्वयंभू थे, और आज उनके बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। ऐसा आपने किया है। ये उस इंडिया की, उस गुलामी की मानसिकता ने किया है, उस ग्लोरीफाइड स्लेव ने किया है, जिसको अंग्रेज कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह, कुतुब
कुतुब मीनार बनाने वाले उस स्लेव की तरह, उस गुलाम की तरह छोड़ गए हैं, जो आज यहाँ कुतुब मीनारें बना रहे हैं। ऐसे ऐसी कुतुब मीनारें बना रहे हैं दिल्ली के 360 गांव की धरती पर कि आप देखते हुए दंग रह जाएंगे। और वो 360 गांवों के साथ में जो अन्याय हुई है, मानवता के अधिकारों का हनन हुआ है, उनसे सब कुछ छीन लिया गया। तो आज अगर वो गांव के लोग सिर झुका के बैठे हैं तो वो भी राष्ट्र सेवा है। मैं कहना चाहूँगा, मैं याद दिलाना चाहूँगा उन सब महान नीतिकारों को, उन महान नेताओं को, अब आने वाला समय यही भीड़ कभी नेताजी आपके भी कपड़े फाड़ लेगी, याद रखना मेरी बात को, और उन मीडिया वालों के कपड़े भी फाड़ लेगी और उन चालाक व्यापारियों के कपड़े भी फाड़ लेगी। ये भीड़ इतनी हिंसक हो जाएगी, क्योंकि जब भीड़ भूखी होगी तब वो ये माला फेंक देगी। मैं आज आपको आगाह कर रहा हूं, आप कितने ही अफवाह और इतने संस्कार और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेना कि आप सोचते हैं कि हम राष्ट्र का ऐसा निर्माण करेंगे कि वहाँ केवल हिंदू रहेंगे और केवल वो रहेगा, हम पूरी सनातन संस्कृति पे अपना अधिकार जमा लेंगे और अपने ही ऐसे व्रत के अंदर हम पूरे भारत को गुलाम बना लेंगे। आप भूल भुलैया में हैं, आप ऐसी भूल भुलैया में हैं, ये कभी हो नहीं पाएगा। क्योंकि भारत की ये भीड़ जो उठी है, गरीबों की, बेरोजगारों की जो भीड़ है, वो सबको निकल जाएगी, सारे तंत्र को तहस नहस कर देगी अगर हमने उस दिशा में कदम नहीं रखा। तो हमें महाजन क्रांति फैलानी पड़ेगी, हमें महाजन क्रांति की शरण लेनी पड़ेगी, हमें गुप्त विद्या की शरण लेनी पड़ेगी, हमारी सनातन संस्कृति की शरण लेनी पड़ेगी, हमारी भारत विद्या की शरण लेनी पड़ेगी, जो इस संसार की सबसे बड़ी इवोल्यूशनरी साइंस है, जो विकास का विज्ञान है, जिसमें 3 ये पवित्र नदियों का संगम है, ज्ञान की नदियों का, जिसको ब्रह्म विद्या, मधु विद्या और गुप्त विद्या कहते हैं। और हम हर सड़क के चारों तरफ, हर दोनों तरफ हमें इन बेरोजगारों को जगह देनी होगी। हम ये एक्सक्लूसिव जोन्स नहीं बना सकते कि यहाँ तो बड़े लोगों की कॉलोनी है, यहाँ तो दुकानें बन ही नहीं सकती। हम इन कॉलोनियों की चारों तरफ की परिधि के ऊपर दुकानें बना देंगे इन बेरोजगारों के लिए, और इन दुकानों में वो बेरोजगार स्थापित होंगे और अपनी दुकानें चलाएंगे और अपना रोजगार चलाएंगे। ऐसा कोई ल्यूटेंस जोन नहीं होगा अब इस भारत के अंदर। हमें नहीं चाहिए ऐसा ल्यूटेंस जोन और ऐसी सुंदरता। अगर हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और हमारे बच्चे नंगे घूम रहे हैं और भिखारी की अवस्था में आ गए हैं और हम पशु योनि में स्थापित हो गए हैं, क्योंकि हमारी 5 आवश्यकता ही पूरी नहीं हो रही और हमारा मानव मस्तिष्क विश्राम की अवस्था में आ ही नहीं सकता, तो फिर हमें ये ल्यूटेंस जोन नहीं चाहिए। हमें वो नई दिल्ली की शोभा नहीं चाहिए और हमें हर सड़क के दोनों तरफ हमें दुकानें चाहिए। हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की जगह चाहिए, हमें उन्हें आसन देना ही पड़ेगा। कल हमने बात करी जन से महाजन बनने की। समय साधना हम कर सकते हैं, जबान साधना और वचन साधना हम कर सकते हैं, टका साधना हम कर सकते हैं और 7 पीढ़ी की साधना कर सकते हैं, लेकिन इन 5 में से एक चीज ऐसी है जो हम नहीं कर सकते। हम कितने ही बड़े संकल्पधारी हों, हम नहीं कर सकते, और वो है आसन साधना। हमें इस आसन पे कहीं बैठने के लिए जगह चाहिए, हमें पैड़ी के लिए जगह चाहिए, हमें दुकान के लिए जगह चाहिए, हमें रोजगार के लिए जगह चाहिए, क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। इन सारे के सारे जो फ्लाईओवर हैं, इनके नीचे मार्केट होंगे। सारी की सारी दिल्ली की जो सड़कें हैं, उनके दोनों तरफ जितनी खाली जमीन पड़ी है और इन कॉलोनियों के चारों तरफ जो परिधि है,
उस परिधि पे चारों तरफ, और जितने बाग हैं उनके चारों तरफ जहाँ जहाँ बाउंड्री वाल है, चाहे वो किसी के फार्म हाउस की बाउंड्री वाल हो, जो खाली जगह पड़ी है उस सारी खाली जगह पे हम महाजन क्रांति के लिए आसन की व्यवस्था करेंगे। इन बेरोजगार बच्चों के लिए हम आसन की व्यवस्था करें, हम दुकान की व्यवस्था करेंगे, और ये ज़मीनें हम क्रिएट करेंगे। और हम हमारे जितने रिसोर्सेज हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेंगे, इंटेंसिव यूज़ करेंगे हमारे रिसोर्सेज का। और जो ज़मीनें हमारी खाली पड़ी है, जहाँ पड़ी है, चाहे किसी का फार्म हाउस खाली पड़ा है, अगर वो यूरोप में रह रहा है माल्या बन के, तो उसके फार्म हाउस को हम अटैच करेंगे, उसको हम एक्वायर करेंगे। जब हम गरीबों की ज़मीनें एक्वायर कर सकते हैं तो वो कौन सी खेत की मूली है कि जहाँ हम उनका फार्म हाउस अटैच नहीं कर सकते या एक्वायर नहीं कर सकते इन गरीबों के लिए। हम ऐसे मार्केट खड़े करेंगे इन बेरोजगार भाइयों के लिए, इन बेरोजगार बच्चों के लिए। अगर ये प्रजातंत्र भीड़ तंत्र में बदल गया, मैं आगाह करता हूँ उन सारे नीति निर्धारकों को, नेताओं को, उन देश के राजाओं को जो आज राजा और सामंत बने हुए हैं और जो समझते हैं कि हम मीडिया के भूतों से इस देश के ऊपर राज कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। हमें महाजन क्रांति की रूपरेखा रखनी पड़ेगी, और क्योंकि पूरी मानवता उस दिशा के अंदर ऐसा विध्वंस होने वाला है मानवता का चारों तरफ हर देश के अंदर कि जब कोई नौकरियां होंगी ही नहीं। और पूरा का पूरा पश्चिम और यूरोप तो केवल नौकरियों पे जिंदा है। ये मैंने वहाँ रह के देखा है, मैंने उसको बहुत गहराई से अध्ययन किया है, महसूस किया है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सखाओ, हमें उस दिशा में जाना ही पड़ेगा और महाजन क्रांति की शुरुआत करनी पड़ेगी। और हमें ये लोभ और ये लालच छोड़ना ही पड़ेगा कि ये तो ल्यूटिन्स जोन है, ये तो ये जोन है, यहाँ तो दुकानें बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? सब जगह मार्केट्स होंगे, सब जगह हम आसन देंगे, जगह देंगे हमारे युवाओं को कि वो अपनी दुकान चलाएं, अपना रोजगार खुद पैदा करें। हम उनको जगह देंगे। हमारे पास जितनी जगह है इन शहरों के अंदर, हम हर जगह उनको रोजगार की जगह देंगे कि वो अपना रोजगार करें और मालिक बन के बैठे और ऐसे स्वयंभू स्थापित हो जाएं कि उनको कभी नौकरियों की जरूरत भी ना पड़े। मेरे प्यारे सखाओ, मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारी महाजन क्रांति की रूपरेखा होगी। हम सबको, सारे बेरोजगारों को, करोड़ों लोगों को, बच्चों को हम उनको जगह देंगे कि वो अपना काम करें। और ये व्यवस्था हम कर सकते हैं। और हमें उनको काम करने की जगह के साथ साथ हम ऐसा तंत्र बनाएंगे कि उनको कच्चा माल भी मिलेगा और वो अपना तैयार किया हुआ माल ऐसी मंडी में बेच सकेंगे जहां बहुत से औद्योगिक इकाइयां उनसे माल खरीदेंगी। ऐसी मंडियां होंगी। चाइना ने वो कर दिखाया, हम भी करके दिखाएंगे। मेरे प्यारे सखाओ, मेरे प्यारे मित्रों, ऐसी महाजन क्रांति होगी। हम उस दिशा में बढ़ेंगे और इस देश को इस भीड़ तंत्र से बदलने में, जो भीड़ तंत्र, भीड़ में बदला जा रहा है ये प्रजातंत्र, हम इसको रोकेंगे और हम एक ऐसी नई शुरुआत करेंगे देश के अंदर। मेरे प्यारे सखाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन आपका बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही शुभ हो।